दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल पेपर 5 का खंड 5 पढ़ेंगे। इसमें गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 गुड गवर्नेंस, भ्रष्टाचार उन्मूलन, लोकायुक्त, नागरिक चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, निवारण नीति। इन टॉपिक पे चर्चा की जाएगी। नागरिक चार्टर। नागरिक चार्टर एक दस्तावेज है जो सेवाओं के मानक, सूचना विकल्प और परामर्श, गैर भेदभाव और पहुँच, शिकायत निवारण, शिष्टाचार और धन के मूल्य के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें संगठन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नागरिकों से संगठन की अपेक्षाएं भी शामिल हैं। नागरिक चार्टर कार्यक्रम 1991 में यूके में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सेवा प्रदायगी के मानक को बढ़ाना है और गवर्नेंस को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना था। यह अन्य देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, स्पेन, भारत आदि को समान कदम उठाने के लिए प्रभावित करता है। भारत में नागरिक चार्टर को अपनाने की प्रक्रिया सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रमुख मुख्य सचिवों के सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य से शुरू हुई। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने नागरिक चार्टरों के समन्वय, निर्माण और संचालन का कार्य शुरू किया। विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों को चार्टर तैयार करने के साथ साथ क्या करें और क्या न करें की सूची के बारे में दिशा निर्देश दिए गए थे, ताकि वे केंद्रित और प्रभावी चार्टर तैयार कर सकें। नागरिक चार्टर की विशेषताएं। नागरिक चार्टर एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी सरकारी विभाग, एजेंसी या संगठन को की अपने नागरिकों या सेवा उपयोगकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्धताओं, मानकों और अपेक्षाओं को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करना तथा जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। नागरिक चार्टर की कुछ सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सेवा मानक। नागरिक चार्टर विशिष्ट सेवा मानकों को निर्धारित करता है, जिसकी अपेक्षा नागरिक किसी संगठन से कर सकते हैं। यह सेवा की गुणवत्ता, समयबद्धता और दक्षता को परिभाषित करता है। सेवा प्रदायगी के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करता है। अधिकार और उत्तरदायित्व। चार्टर स्पष्ट रूप से नागरिकों या सेवा उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और पात्रताओं को बताता है। यह सेवा प्रदायगी और नियमों और विनियमों का पालन करने में उनकी जिम्मेदारियों को भी रेखांकित करता है। जानकारी और पहुंच। चार्टर पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और प्रासंगिक संपर्क विवरण सहित दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाने, समावेशिता और गैर भेदभाव सुनिश्चित करने पर जोर देता है। शिकायत निवारण तंत्र। चार्टर नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं को दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करता है। यह शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियाओं, समाधान के लिए समय सीमा और शिकायत निवारण न होने पर उसे आगे बढ़ाने के चैनलों की रूपरेखा तैयार करता है। फीडबैक और मूल्यांकन। चार्टर सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए नागरिकों या सेवा उपयोगकर्ताओं से फीडबैक को प्रोत्साहित करता है। इसमें फीडबैक एकत्र करने के तंत्र शामिल हैं, जैसे सर्वेक्षण, सुझाव बॉक्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए चार्टर के क्रियान्वयन का नियमित मूल्यांकन और समीक्षा की जाती है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। चार्टर संगठन की संरचना, कार्यों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करके पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
यह चार्टर में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं के साथ अधिकारियों के उत्तरदायित्वों और गैर अनुपालन के परिणामों को निर्दिष्ट करके उत्तरदायित्व पर भी जोर देता है। निरंतर सुधार। चार्टर सेवा प्रदायगी में निरंतर सुधार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इनमें सेवा निष्पादन की निगरानी और मूल्यांकन करना, फीडबैक और शिकायतों से सबक लेना और सेवा की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक परिवर्तन लागू करना शामिल है। सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी। चार्टर नागरिकों में उनके अधिकारों, हकदारों और सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहता है। यह निर्णय लेने और नीति निर्माण में नागरिकों को शामिल करने के लिए परामर्श, जन सुनवाई या नागरिक मंचों के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। नागरिक चार्टर की विशेषताएं और विषय वस्तु संगठन या विभाग और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसका व्यापक लक्ष्य नागरिक संतुष्टि को बढ़ाना, सेवा प्रदायगी में सुधार करना और लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। नागरिक चार्टर का कार्यान्वयन। नागरिक चार्टर को लागू करने में इसके प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम और रणनीतियां शामिल हैं। नागरिक चार्टर को लागू करने के कुछ महत्वपूर्ण पहलू यहाँ दिए गए हैं। विकास और अंगीकरण। पहला कदम नागरिकों, सेवा उपयोगकर्ताओं और कर्मचारियों सहित हितधारकों के परामर्श से नागरिक चार्टर दस्तावेज बनाना है। चार्टर को संगठन के उद्देश्य, लक्ष्य और मूल्य के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। एक बार बन जाने के बाद संगठन के प्रबंधन को औपचारिक रूप से इसे अपनाना और स्वीकृत करना चाहिए। संचार और जागरूकता। नागरिक चार्टर के बारे में नागरिकों, सेवा उपयोगकर्ताओं और कर्मचारियों को सूचित करने के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है। चार्टर को विभिन्न चैनलों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए, जिसमें वेबसाइट, पोस्टर, ब्रोशर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं। लोगों को जागरूक करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जा सकते हैं। सेवा प्रदायगी संरेखण। संगठन को नागरिक चार्टर में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं और मानकों के साथ संरेखित करने के लिए अपनी मौजूदा प्रक्रियाओं, प्रणालियों और कार्यविधि की समीक्षा करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए कि सेवाओं को परिभाषित मानकों, समय सीमा और गुणवत्ता मानकों के अनुसार प्रदान किया जाए। क्षमता निर्माण। कर्मचारियों को नागरिक चार्टर, इसके उद्देश्यों और इसके कार्यान्वयन में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से परिचित कराने के लिए उनके लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। कर्मचारियों को दक्षतापूर्वक सेवाएं प्रदायगी करने और चार्टर में निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और साधनों से लैस होना चाहिए। निगरानी और मूल्यांकन। नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। मुख्य प्रदर्शन संकेतकों को चार्टर में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं के अनुरूप संगठन के प्रदर्शन को मापने के लिए परिभाषित किया जाना चाहिए। प्रगति की निगरानी करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए डेटा संग्रह, विश्लेषण और रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। शिकायत निवारण। नागरिकों या सेवा उपयोगकर्ताओं की शिकायतों और समस्याओं को दूर करने के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र लागू किया जाना चाहिए। संगठन को शिकायतों को दर्ज करने और समाधान निकालने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए, जिसमें समाधान और आगे के चैनलों के लिए समय सीमा शामिल है।
नियमित फीडबैक लिया जाना चाहिए और शिकायतों से सबक लेने और आवश्यक सुधार करने के लिए तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर नागरिक चार्टर के सफल कार्यान्वयन के लिए संगठन के नेतृत्व, प्रभावी संचार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र और निरंतर सुधार और उत्तरदायित्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए नियमित समीक्षा और अनुकूलन की आवश्यकता होती है ताकि बढ़ती हुई नागरिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। नागरिक चार्टर का महत्व। नागरिक चार्टर सुशासन को बढ़ावा देने, सेवा प्रदायगी में सुधार लाने और नागरिक केंद्रित प्रशासन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण बताए गए हैं कि नागरिक चार्टर क्यों महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। नागरिक चार्टर नागरिकों या सेवा उपयोगकर्ताओं के प्रति संगठन की प्रतिबद्धताओं, मानकों और अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से बताते हुए पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि जनता को सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई सेवाओं, शामिल प्रक्रियाओं और सेवा प्रदायगी के लिए समय सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध है। यह पारदर्शिता चार्टर में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए संगठन को जिम्मेदार ठहराकर उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है। नागरिक अधिकारिता। नागरिक चार्टर नागरिकों को उनके अधिकारों, हकों और सेवाओं के बारे में सूचित करके उन्हें सशक्त बनाता है जिसके लिए वे पात्र हैं। यह नागरिकों को उन सेवाओं को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए संगठन को उत्तरदायी ठहराने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। नागरिक यह जानने के लिए चार्टर का संदर्भ ले सकते हैं कि वे संगठन से क्या उम्मीद कर सकते हैं और यदि उनकी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं होती हैं तो वे उचित निवारण की मांग कर सकते हैं। बेहतर सेवा प्रदायगी। नागरिक चार्टर सेवा प्रदायगी के लिए स्पष्ट सेवा मानक, गुणवत्ता मानदंड और समय सीमा निर्धारित करता है। यह सार्वजनिक सेवा के दक्षता, प्रभावशीलता और स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है। अपेक्षाओं और कार्य निष्पादन मानक को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके चार्टर संगठनों को उनके सेवा प्रदायगी तंत्र को बढ़ाने और नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। नागरिक चार्टर नागरिकों या सेवा उपयोगकर्ताओं को लोक प्रशासन के केंद्र में रखता है। यह उनकी ज़रूरतों, प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं को समझने के महत्व पर जोर देता है। नागरिक प्रतिक्रिया को शामिल करके और सेवाओं को उनकी आवश्यकताओं के साथ संरेखित करके संगठन ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपना सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर संतुष्टि और उच्च स्तर की सेवा गुणवत्ता प्राप्त होती है। शिकायत निवारण। नागरिक चार्टर एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करता है जो नागरिकों को अपनी शिकायतों को दर्ज कराने और समाधान की तलाश करने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को शिकायत होने या स्तरहीन सेवा मिलने पर इनका सहारा है। चार्टर शिकायतों को दूर करने के लिए प्रक्रियाओं और समय सीमा की रूपरेखा तैयार करता है। नागरिक शिकायतों को हल करने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। नागरिक चार्टर के अंतर्गत अधिकार FIR NCR दर्ज की जाती है। FIR की एक प्रति निःशुल्क प्रस्तुत की जाती है और आपके द्वारा पुलिस स्टेशन में दी गई जानकारी के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।
पुलिस स्टेशन में आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी आवेदन की एक प्रति प्राप्त करें। पुलिस किसी भी एफआईआर एनसीआर को इस आधार पर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती है कि घटना किसी अन्य पुलिस स्टेशन से संबंधित है या गलत जानकारी प्रदान की गई है। आपके द्वारा दायर मामले की जांच के परिणाम मुफ्त में प्रदान किए जाने चाहिए। मृतक के परिजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी जिले के एसपी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। बिना कारण बताए पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। गिरफ्तारी के दौरान एक वकील मौजूद रहने का अधिकार है और पुलिस की गिरफ्तारी के बारे में रिश्तेदारों को सूचित किया जाना चाहिए। पुलिस महिलाओं को सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ऐसी गिरफ्तारी केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में और कानून के प्रावधानों के अनुसार हो सकती है। बच्चों और महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जाएगा। जिले के कार्यरत अधिकारियों को उचित पुलिस ड्रेस में होना चाहिए और आपकी पूछताछ के दौरान उनकी नेम प्लेट ठीक से दिखाई देनी चाहिए। पूछताछ के दौरान पुलिस अधिकारी के पास उसका पहचान पत्र होना चाहिए। ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सरकारी सेवाओं की प्रदायगी प्रक्रियाओं और नागरिकों, व्यवसायों और अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ बातचीत को सुधारने और बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने को संदर्भित करता है। इसमें शासन की दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच में सुधार के लिए डिजिटल तकनीकों का अनुप्रयोग शामिल है। ई गवर्नेंस की प्रमुख विशेषताओं और लाभों में शामिल है। डिजिटल सेवा प्रदायगी। ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं प्रदान करता है, जिससे नागरिक कहीं से भी और किसी भी समय ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग और लाभ उठा सकते हैं। यह कागजी कार्रवाई, नौकरशाही और समय लेने वाली प्रक्रियाओं को कम करते हुए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता को समाप्त करता है। दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि। हाथ से काम करने की प्रक्रियाओं को स्वचालित करके, कार्य प्रवाहों को सुव्यवस्थित करके और प्रणालियों को एकीकृत करके ई गवर्नेंस सरकारी कार्यों की दक्षता और उत्पादकता में सुधार करता है। यह प्रशासनिक बोझ को कम करता है, अनावश्यक कार्यों को समाप्त करता है और आवेदनों, अनुमोदनों और अन्य सरकारी कामकाज के तेजी से प्रसंस्करण को सक्षम बनाता है। बढ़ी हुई पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। ई गवर्नेंस ऑनलाइन पोर्टल और आंकड़ों के माध्यम से सूचना, नीतियों, कानूनों और विनियमों तक पहुंच प्रदान करके पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। यह नागरिकों को उनके आवेदनों की स्थिति को ट्रैक करने, सार्वजनिक रिकॉर्ड देखने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाता है और भ्रष्टाचार और कदाचार के अवसरों को कम करती है। लागत बचत। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल करने से लागत में महत्वपूर्ण बचत हो सकती है। यह कागजी कार्रवाई, भंडारण लागत और दस्तावेजों की मैनुअल हैंडलिंग को कम करता है। यह बेहतर वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से संसाधन अनुकूलन और सरकारी निधियों के बेहतर आवंटन को भी सक्षम बनाता है। नागरिक जुड़ाव और भागीदारी। ई गवर्नेंस फीडबैक, सुझाव और सहयोग मंच प्रदान करके नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यह नागरिकों को परामर्श, सार्वजनिक सुनवाई और ऑनलाइन सर्वेक्षण जैसी गवर्नेंस प्रक्रियाओं में भाग लेने में सक्षम बनाता है। नागरिक भागीदारी अधिक समावेशी निर्णय लेने और नीतियों की ओर ले जाती है, जो जनता की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से दर्शाती है। डेटा चालित निर्णय प्रक्रिया। ई गवर्नेंस बड़ी मात्रा में आंकड़े उत्पन्न करता है जिसका विश्लेषण किया जा सकता है और
साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सेवा प्रदायगी नागरिक फीडबैक और प्रदर्शन मैट्रिक्स पर डेटा एकत्र और विश्लेषण करके सरकारें सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान कर सकती हैं, संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित कर सकती हैं और लक्षित नीतियों और उपायों को लागू कर सकती हैं। डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण ई गवर्नेंस नागरिकों के लिए डिजिटल पहचान के निर्माण और उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, जो ऑनलाइन सेवाओं तक सुरक्षित और सुविधाजनक पहुंच को सक्षम बनाता है। डिजिटल प्रमाणीकरण विधियां जैसे कि बायोमेट्रिक्स या विशिष्ट पहचान संख्या सुरक्षा को बढ़ाती है और धोखाधड़ी को रोकती है। नवाचार और सहयोग ई गवर्नेंस सरकारी एजेंसियों, निजी क्षेत्र के भागीदारों, नागरिक समाज संगठनों और नागरिकों के बीच नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। यह आंकड़ों, ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाता है, जिससे नवीन समाधान और क्रॉस सेक्टोरल परियोजनाओं का कार्यान्वयन होता है। ई गवर्नेंस एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए ICT अवसंरचना, क्षमता निर्माण और साइबर सुरक्षा उपायों में निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। यह लोक प्रशासन को बदलने, सेवा प्रदायगी में सुधार करने और अधिक उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित सरकार बनाने में मदद कर सकता है। ई गवर्नेंस के ई अनुप्रयोग हम अनुप्रयोगों को 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सरकार से उपभोक्ताओं के लिए G2C ई सिटीजन, इसके अंतर्गत सेवा के लिए एकीकृत केंद्र बनाए गए हैं। यह राशन कार्ड, प्रमाण पत्र जारी करना, पासपोर्ट आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। ई ट्रांसपोर्ट, इसमें वाहनों का पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, चालान संग्रह आदि शामिल हैं। ई मेडिसिन, यह देश के विभिन्न हिस्सों में अस्पतालों को लिंकेज प्रदान करता है जहां वे चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ई एजुकेशन, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उन्नत तकनीकों के साथ विभिन्न शिक्षा पहल। उपभोक्ता से सरकार के लिए C2G ई डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी इंटरैक्टिव टूल्स की एक विस्तृत श्रृंखला है जो मौजूदा और उभरते मीडिया स्रोतों को जनता को राय व्यक्त करने और अपने समुदाय, राज्य, देश या विश्व स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित करने की अनुमति देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। सरकार के लिए G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ई पुलिस प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पुलिस कर्मियों को सूचना तक पहुंचने और सड़क पर होने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं और अपराधों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है और उनकी रिपोर्टिंग में न केवल आंकड़े बल्कि लाइव छवियां और चित्र भी शामिल होते हैं। ई कोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट न्यायिक प्रणाली के भीतर विभिन्न प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सिस्टम के उपयोग को संदर्भित करता है। इसमें अदालती मामलों, दस्तावेजों और कार्यवाही के इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन की सुविधा के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग शामिल है। सरकार से व्यवसायों के लिए G2B ई कराधान, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कराधान के रूप में भी जाना जाता है, कराधान प्रक्रियाओं के प्रबंधन और प्रशासन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है। इसमें करों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को डिजिटल करना शामिल है, जैसे कर विवरणी दाखिल करना, भुगतान करना और कर अधिकारियों के साथ संवाद करना। गवर्नेंस के उद्देश्य। ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के उद्देश्य किसी सरकार या संगठन के संदर्भ और
विशिष्ट लक्ष्यों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। हालांकि ई गवर्नेंस पहल के कुछ सामान्य उद्देश्यों में शामिल है। बढ़ी हुई सेवा प्रदायगी। ई गवर्नेंस का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों और व्यवसायों को सरकारी सेवाओं की प्रदायगी में सुधार करना है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन एप्लीकेशन, डिजिटल लेन देन और स्वयं सेवा विकल्पों को सक्षम करके सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सुलभ, कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। लक्ष्य सरकारी सेवाओं तक समय पर और सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करना है। नौकरशाही और प्रशासनिक बाधाओं को कम करना है। दक्षता और उत्पादनकर्ता में वृद्धि। ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं और विधियों को सुव्यवस्थित करना, अनावश्यक कागजी कार्रवाई, मानवीय हस्तक्षेप और अनावश्यक कार्यों को समाप्त करना है। कार्य प्रक्रिया को स्वचालित और डिजिटाइज करने से सरकारी कार्यों में दक्षता और उत्पादकता बढ़ती है। इस उद्देश्य में प्रसंस्करण समय कम करना, सटीकता में सुधार करना और संसाधन आवंटन का अनुकूलन करना शामिल है। डिजिटल समावेशन और पहुंच। ई गवर्नेंस का उद्देश्य डिजिटल खाई को पाटना है और यह सुनिश्चित करना है कि समाज के सभी वर्गों की डिजिटल सेवाओं तक पहुंच हो। इसका लक्ष्य कम सेवा वाले क्षेत्रों और सीमांत आबादी को कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसका उद्देश्य समावेशिता और सरकारी सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, असमानताओं को कम करना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। सहयोग और साझेदारी। ई गवर्नेंस सरकारी एजेंसियों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं, नागरिक समाज संगठनों और नागरिकों के बीच सहयोग और साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य नवाचार, ज्ञान साझाकरण और समाधानों के सह निर्माण को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य बेहतर सेवाएं प्रदान करने और समग्र विकास के लिए विभिन्न हितधारकों की सामूहिक विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाना है। ये उद्देश्य संपूर्ण नहीं है और विभिन्न क्षेत्रों और संदर्भों में ई गवर्नेंस पहलों की विशिष्ट प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की ई गवर्नेंस पहल। भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश ने सेवा प्रदायगी को बढ़ाने, प्रशासन में सुधार करने और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई ई गवर्नेंस पहलों को लागू किया है। उत्तर प्रदेश की कुछ उल्लेखनीय ई गवर्नेंस पहलों में शामिल है ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उद्देश्य नागरिकों को सरल और सुलभ तरीके से सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। यह आय, जाति और जन्म प्रमाण पत्र जैसे विभिन्न प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के ऑनलाइन आवेदन और प्रसंस्करण को सक्षम बनाता है। नागरिक इन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपने आवेदनों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और डिजिटल रूप से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। निवेश मित्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा निवेश मित्र लॉन्च किया है। निवेश प्रोत्साहन के लिए एक सरकारी एजेंसी उद्योग बंधु इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। लघु, मध्यम और बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को इस प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र दाखिल करना होता है। निवेश मित्र उद्यमियों द्वारा विभिन्न अनुमोदनों के लिए आवश्यक सभी प्रपत्रों को ऑनलाइन जमा करने और अद्यतन करने की सुविधा प्रदान करता है। भूलेख। भूलेख एक ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है जो उत्तर प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करती है। यह भूमि संबंधी दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करती है, जिसमें अधिकारों के रिकॉर्ड, नक्शे और स्वामित्व
विवरण शामिल हैं। नागरिक भू अभिलेखों को देख और सत्यापित कर सकते हैं। राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं और धोखाधड़ी और विवादों की संभावना को कम करते हैं। ई निविदा। उत्तर प्रदेश का ई निविदा पोर्टल सरकारी निविदाओं और अनुबंधों के डिजिटल प्रसंस्करण और प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। यह विक्रेताओं और ठेकेदारों को अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने, कागजी कार्रवाई को कम करने और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की अनुमति देता है। पोर्टल निविदा सूचनाओं, बोली, मूल्यांकन और अनुबंध आवंटन विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली IGRS एक ऑनलाइन मंच है जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ अपनी शिकायतों को दर्ज कराने और उनकी निगरानी करने में सक्षम बनाता है। यह शिकायत दर्ज करने, उसकी प्रगति पर नज़र रखने और समाधान प्राप्त करने के लिए एक केंद्रीकृत तंत्र प्रदान करता है। प्रणाली तंत्र प्रदान करता है। प्रणाली पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक शिकायतों के समय पर निवारण को बढ़ाती है। ई निबंधन। ई निबंधन उत्तर प्रदेश में एक वेब आधारित विवाह पंजीकरण प्रणाली है। यह विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को सरल करती है और मैनुअल कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को समाप्त करता है। जोड़े विवाह पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हुए आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और डिजिटल रूप से अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रणाली सटीकता, पारदर्शिता और पंजीकरण में आसानी सुनिश्चित करती है। परीक्षा पेपरलेस रिक्रूटमेंट फॉर इंटेलिजेंट नॉलेज स्किल्स एंड हाईली एबल कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर प्रत्यक्ष परीक्षा मोड के अंतर्गत भर्ती के लिए एक पूर्ण समाधान है। यह उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने में सक्षम बनाता है और आयोग की आंतरिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पूर्ण तकनीकी समाधान प्रदान करता है। इनमें विज्ञापनों का प्रकाशन, जमा किए गए आवेदन पत्रों की छंटाई और जांच, अपलोड किए गए दावा दस्तावेजों और उनकी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता के सत्यापन के आधार पर साक्षात्कार का समय निर्धारित करना और सरकार को अंतिम सिफारिश देने के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित करना शामिल है। आयोग ने सीधी भर्ती माध्यम के अंतर्गत आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए 2015 में परीक्षा सॉफ्टवेयर को अपनाया था। ई कल्याण उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए एक ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली है। यह छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने, उनके आवेदन की स्थिति की निगरानी करने और डिजिटल रूप से छात्रवृत्ति संवितरण के लिए एक मंच प्रदान करता है। प्रणाली छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है और छात्रवृत्ति के कुशल और पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित करती है। ई नगर सेवा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को नगरपालिका सेवाओं का लाभ उठाने और बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम बनाता है। यह नागरिकों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने, संपत्ति कर का भुगतान करने, व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने और अन्य नगरपालिका सेवाओं तक आसानी से पहुंचने की अनुमति देता है। मंच नगरपालिका कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता को कम करता है और स्थानीय स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। ये उत्तर प्रदेश में लागू की गई कुछ उल्लेखनीय ई गवर्नेंस पहले हैं।
कुशल सेवा प्रदायगी और नागरिक सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार नई पहल शुरू कर रही है और मौजूदा का विस्तार कर रही है। भारत में ई गवर्नेंस पहल डिजी लॉकर, यह सार्वजनिक दस्तावेजों की पेपरलेस उपलब्धता की सुविधा प्रदान करता है। डिजिटल लॉकर के 11.7 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं और 2,167 जारीकर्ता संगठनों से 532 करोड़ से अधिक दस्तावेज डिजीलॉकर के माध्यम से उपलब्ध हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। यह 330 बैंकों के साथ एकीकृत है और जून 2022 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 586 करोड़ मासिक लेन देन की सुविधा प्रदान की है। कोविन, यह कोविड-19 के लिए पंजीकरण, टीकाकरण हेतु समय निर्धारण और टीकाकरण प्रमाणपत्रों के प्रबंधन के लिए एक खुला मंच है। कोविन द्वारा 203 करोड़ से अधिक टीकाकरण खुराक और 110 करोड़ पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। माई गवर्नमेंट, यह एक नागरिक जुड़ाव मंच है जिसे सहभागी शासन की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। 2.48 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता माई गॉव का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। मेरी पहचान नामक नेशनल सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म को जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था ताकि नागरिकों को सरकारी पोर्टलों तक आसानी से पहुंच प्रदान की जा सके। दीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक मंच है जो छात्रों और शिक्षकों को देश के लिए बड़े पैमाने पर सीखने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सामान्य मंच में भाग लेने, योगदान करने और लाभ उठाने में मदद करता है। इस पर 27 जुलाई 2022 तक 7,633 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और 15 करोड़ से अधिक नामांकन किए जा चुके हैं। ई क्रांति डिजिटल इंडिया पहल का एक प्रमुख स्तंभ है क्योंकि यह देश में ई गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर विचार करता है। दृष्टिकोण और सरकार ने ई क्रांति के प्रमुख घटकों को मंजूरी दे दी है। ई क्रांति ढांचा मिशन मोड परियोजना के एक पोर्टफोलियो के माध्यम से सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक प्रदायगी की सुविधा उपलब्ध कराता है जो कई सरकारी विभागों को जोड़ता है। ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ। जबकि ई गवर्नेंस के कई लाभ हैं, फिर भी इसके सफल कार्यान्वयन के लिए कई चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। ई गवर्नेंस से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार है। डिजिटल खाई, डिजिटल विभाजन, डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच और अंगीकरण में अंतर को संदर्भित करती है। सभी नागरिकों की कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता तक समान पहुंच नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप ई गवर्नेंस पहलों में बहिष्करण और सीमित भागीदारी हो सकती है। डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए व्यापक कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी तक सस्ती पहुंच और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी। प्रभावी ई गवर्नेंस मजबूत आईसीटी बुनियादी ढांचे और भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है। कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी
महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। ई गवर्नेंस सेवाओं तक सभी नागरिकों की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और कनेक्टिविटी का विस्तार आवश्यक है। आंकड़ों की गोपनीयता और सुरक्षा। ई गवर्नेंस में संवेदनशील नागरिक आंकड़ों का संग्रह, भंडारण और संस्करण शामिल है। सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने और अनधिकृत पहुंच, उल्लंघनों और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंकड़ों की गोपनीयता और सुरक्षा महत्वपूर्ण है। नागरिक आंकड़ों की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय, आंकड़े सुरक्षा नीतियां और साइबर सुरक्षा ढांचे आवश्यक हैं। बदलाव का प्रतिरोध। ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के लिए अक्सर मौजूदा प्रक्रियाओं, कार्य प्रवाहों और मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता होती है। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और हितधारकों द्वारा बदलाव का प्रतिरोध ई गवर्नेंस पहलों को अपनाने और प्रभावशीलता में बाधा बन सकता है। सफल कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों और हितधारक जुड़ाव के माध्यम से प्रतिरोध को समाप्त करना महत्वपूर्ण है। क्षमता निर्माण। ई गवर्नेंस को डिजिटल पहलों के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए एक कुशल कार्यबल की आवश्यकता है। ई तकनीकों को अपनाने, ई गवर्नेंस टूल्स का उपयोग करने और डिजिटल प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच आवश्यक क्षमता का निर्माण आवश्यक है। डिजिटल कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण पहलों को लागू किया जाना चाहिए। अंतःक्रियाशीलता और एकीकरण। सरकारी विभागों और एजेंसियां अक्सर अपनी प्रणाली और डेटाबेस के साथ संयुक्त रूप से काम करती हैं। विभिन्न ई गवर्नेंस प्रणालियों और मंचों की निर्बाध अंतःक्रियाशीलता और एकीकरण करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कुशल सेवा प्रदायगी और प्रभावी गवर्नेंस के लिए विभागों में संगतता, डेटा साझाकरण और सिस्टम एकीकरण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। जागरूकता और उपयोगकर्ता स्वीकृति। जागरूकता और उपयोगकर्ता स्वीकृति की कमी ई गवर्नेंस पहलों के सफल कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है। नागरिकों को उपलब्ध सेवाओं, लाभों और प्रक्रियाओं को जानने की आवश्यकता होती है। जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना, उपयोगकर्ता प्रशिक्षण आयोजित करना और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस डिज़ाइन करना उपयोगकर्ता स्वीकृति बढ़ाने और ई गवर्नेंस की सेवाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, क्षमता निर्माण, नीतिगत सुधारों, हितधारक जुड़ाव और निरंतर मूल्यांकन को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से हल करके ई गवर्नेंस की बाधाओं को दूर कर सकता है और गवर्नेंस में सुधार करने, सेवा प्रदायगी को बढ़ाने और नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता को विकसित कर सकता है। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचनाओं हेतु नागरिकों के अनुरोधों का समय पर प्रत्युत्तर देना अनिवार्य करता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है जो नागरिकों को प्रथम अपीलीय प्राधिकरणों PIO आदि के विवरणों पर जानकारी की त्वरित अन्वेषण के लिए एक RTI पोर्टल गेटवे प्रदान करने के अलावा भारत सरकार के तहत विभिन्न लोक प्राधिकरणों के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा वेब पर प्रकाशित RTI से संबंधित जानकारी प्रकटीकरण तक पहुंच प्रदान करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य। पारदर्शिता को बढ़ावा देना। RTI अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देकर सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक सरकार की नीतियों,
निर्णयों और कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकों को सशक्त बनाना। अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह लोगों के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने, सूचित निर्णय लेने और सरकार को उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराने में सक्षम बनाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई एक्ट: एम्पावर द सिटीजन, कंटेन करप्शन, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, enhance people's participation in democratic processes। भ्रष्टाचार से मुकाबला। आरटीआई अधिनियम पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद करता है। नागरिक इस अधिनियम का उपयोग सरकारी संस्थानों के भीतर भ्रष्ट प्रथाओं, अनियमितताओं और शक्ति के दुरुपयोग को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस को बढ़ावा। अधिनियम नागरिक भागीदारी, उत्तरदायित्व और निरीक्षण तंत्र की स्थापना करके गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। यह सार्वजनिक प्राधिकरणों को सक्रिय रूप से सूचनाओं का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे सरकार लोगों की ज़रूरतों और चिंताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी और जिम्मेदार बनती है। लोकतंत्र को मजबूत करना। आरटीआई अधिनियम यह सुनिश्चित करके देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत करता है कि नागरिकों के पास सूचित निर्णय लेने और सार्वजनिक मामलों में सक्रिय भागीदारी के लिए आवश्यक जानकारी तक पहुंच है। यह गवर्नेंस में खुलेपन, उत्तरदायित्व और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत सूचना तक पहुंचने के नागरिकों के मौलिक अधिकार को मान्यता देता है। यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जो एक लोकतांत्रिक समाज का अभिन्न अंग है। सूचना अंतराल को पाटना। आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य सरकार और नागरिकों के बीच सूचना के अंतर को पाटना है। यह नागरिकों को ऐसी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं है या अन्य माध्यमों से आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। चुनौतियां। जागरूकता की कमी। प्राथमिक चुनौतियों में से एक नागरिकों के बीच उनके अधिकारों और आरटीआई आवेदन दाखिल करने की प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। बहुत से लोगों को अधिनियम के प्रावधानों के बारे में या जानकारी को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करने से तरीके से अवगत कराने की आवश्यकता है। विलंबित प्रत्युत्तर। सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अक्सर आरटीआई आवेदनों के लिए समय पर प्रत्युत्तर की अधिक आवश्यकता होती है, जो अधिनियम की प्रभावशीलता को बाधित करती है। सूचना प्रदान करने के लिए 30 दिनों की निर्धारित समय सीमा का कभी-कभी ही पालन किया जाता है, जिससे आवेदकों में निराशा उत्पन्न होती है। अपर्याप्त रिकॉर्ड प्रबंधन। सार्वजनिक प्राधिकारियों को कभी-कभी उचित रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखने में सहायता की आवश्यकता होती है। यह आरटीआई आवेदनों के उत्तर में देरी और अक्षमताओं के साथ साथ अग्रणी, त्वरित और कुशलता से जानकारी एकत्रित करना और प्रदान करना मुश्किल बन सकता है। दुरुपयोग और क्षुद्र आवेदन। आरटीआई अधिनियम के दुरुपयोग के उदाहरण सामने आए हैं। कुछ लोगों ने लोक अधिकारियों या व्यक्तियों को प्रताड़ित करने के लिए क्षुद्र या प्रताड़ित करने वाले आवेदन दाखिल किए हैं। यह दुरुपयोग तंत्र पर बोझ डाल सकता है और संसाधनों को वास्तविक अनुरोधों पर सूचना उपलब्ध कराने से पथांतरित कर सकता है। उपाय। जागरूकता अभियान। सरकार, नागरिक समाज संगठनों और मीडिया ने
आरटीआई अधिनियम और इसके प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल की है। कार्यशालाओं, अभियानों और सूचना प्रसार के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों और आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया गया है। जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) का प्रशिक्षण। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत पीआईओ को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिनियम के बारे में लोगों की समझ बढ़ाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और आरटीआई आवेदनों पर समय पर और सटीक उत्तर देना सुनिश्चित करना है। अभिलेख प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना। सार्वजनिक प्राधिकरणों की अभिलेख प्रबंधन प्रणाली में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। सूचनाओं की कुशल पुनर्प्राप्ति और प्रदायगी हेतु अभिलेखों का डिजिटलीकरण, प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण और सूचना प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना की जा रही है। दुरुपयोग पर अंकुश। आरटीआई अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के उपाय किए गए हैं। अनावश्यक आवेदनों को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और अधिनियम का दुरुपयोग करने वाले आवेदकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इन उपायों का उद्देश्य दुरुपयोग को रोकना और आरटीआई प्रणाली की सत्यनिष्ठा को बनाए रखना है। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल नागरिकों को आरटीआई आवेदन दाखिल करने और उनकी अद्यतन स्थिति की ऑनलाइन निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। ये पोर्टल आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और आवेदकों को उनके अनुरोधों की प्रगति की निगरानी करने की अनुमति देकर पारदर्शिता प्रदान करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आरटीआई अधिनियम को लागू करने और चुनौतियों का हल करने के लिए किए गए उपाय अलग अलग क्षेत्रों और सार्वजनिक प्राधिकरणों में भिन्न हो सकते हैं। इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी, मूल्यांकन और निरंतर सुधार महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना, नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार का मुकाबला करना, सुशासन को बढ़ावा देना, लोकतंत्र को मजबूत करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और सूचना उपलब्धता के अंतर को कम करना है। सूचना का अधिकार। आरटीआई अधिनियम भारत में केंद्रीय कानून है और इसके प्रावधान उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों पर लागू होते हैं। आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तक पहुंच प्रदान करके पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नागरिक अधिकारिता को बढ़ावा देना है। जबकि आरटीआई अधिनियम एक केंद्रीय कानून है, राज्य सरकारें इसके प्रावधानों को लागू करने और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उत्तर प्रदेश में आरटीआई अधिनियम से संबंधित कुछ पहलों में शामिल हैं। कार्यान्वयन और अनुपालन। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसमें आरटीआई आवेदनों और अपीलों को निपटाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में नामित जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण नियुक्त करना शामिल है। सक्रिय प्रकटीकरण। राज्य सरकार ने सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण को बढ़ावा दिया है। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणों को विशिष्ट आरटीआई आवेदन की आवश्यकता के बिना अपनी वेबसाइटों पर अन्य माध्यमों से कुछ श्रेणियों की जानकारी का खुलासा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों के लिए आसान पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण को बढ़ाने की दिशा में काम किया है। आरटीआई जागरूकता अभियान।
सरकार ने आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान और कार्यशालाएं आयोजित की हैं। इन पहलों का उद्देश्य सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई प्रक्रिया, विधियों और अधिनियम का उपयोग करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। शिकायत निवारण तंत्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरटीआई अधिनियम से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए तंत्र स्थापित किया है। इसमें नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने या आरटीआई आवेदन प्रक्रिया के दौरान आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना शामिल है। क्षमता निर्माण। राज्य सरकार ने आरटीआई अधिनियम को लागू करने में शामिल लोक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आरटीआई प्रावधानों और प्रक्रियाओं की समझ को बढ़ाना और आरटीआई आवेदनों के लिए अधिक कुशल और प्रभावी प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना है। निगरानी और मूल्यांकन। सरकार ने उत्तर प्रदेश में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया है। नियमित निगरानी सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करती है और अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। उत्तर प्रदेश में ये पहले शासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आरटीआई अधिनियम के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है। इन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन से सूचना तक पहुंच बढ़ सकती है, नागरिकों को सशक्त बनाया जा सकता है और राज्य में लोकतांत्रिक शासन को मजबूत किया जा सकता है। लोकायुक्त। लोकायुक्त भारत में एक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संस्था है जो केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर स्थापित है। लोकायुक्त शब्द का हिंदी अनुवाद जनप्रतिनिधि या लोकपाल के रूप में किया जाता है। केंद्रीय स्तर पर लोकायुक्त को लोकपाल के रूप में जाना जाता है। संसद सदस्यों, मंत्रियों और केंद्रीय स्तर पर उच्च पदस्थ नौकरशाहों सहित लोक अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में लोकपाल की स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत की गई है। राज्य स्तर पर लोकायुक्त एक संस्था है जो एक राज्य विशेष के भीतर लोक अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करती है। प्रत्येक राज्य का लोकायुक्त अधिनियम इसके कामकाज और शक्तियों को नियंत्रित करता है। लोकायुक्त संस्था भ्रष्टाचार का मुकाबला करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और सरकार के कामकाज में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करती है। यह नागरिकों को भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है और ऐसे मामलों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। लोकायुक्त अधिनियम 2013। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, जिसे अक्सर लोकपाल अधिनियम के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य केंद्र के लिए लोकपाल और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोकायुक्त स्थापित करना है ताकि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कुशासन या भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा सके। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। देश के अंदर और बाहर दोनों जगह लोक सेवकों पर लागू होता है। लोकायुक्त आयकर विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के साथ हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में एक प्रहरी के रूप में कार्य करेगा। भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्टिंग में नागरिकों की सहायता करेगा और राज्यों में संरचना के पैटर्न और विभिन्न क्षेत्रों में लोकायुक्त की भूमिका पर एक बड़ा अंतर है।
लोकायुक्त की संगठनात्मक संरचना। लोकायुक्त संरचना सभी राज्यों में एक सुसंगत पैटर्न का पालन नहीं करती है और कुछ राज्यों जैसे कि राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों की स्थापना की गई है। अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में केवल लोकायुक्त की स्थापना की गई है। जम्मू कश्मीर में उप लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया गया है। संगठनात्मक संरचना। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की सहायता के लिए संगठन को निम्नलिखित 4 कार्यात्मक विंग्स में विभाजित किया गया है। प्रशासनिक और जांच अनुभाग। इस संगठन का प्रमुख एक सचिव होता है जो एक वरिष्ठ IAS होता है और पूरे संगठन के लिए विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। इसकी सहायता के लिए एक उप सचिव, अवर सचिव, लेखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। विधि अनुभाग। विधिक मामलों से निपटने और जांच करने में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की सहायता के लिए जिला न्यायाधीश के स्तर पर अधिकारियों को विधिक सलाहकार के रूप में तैनात किया जाता है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रैंक के एक अधिकारी को उप विधिक सलाहकार के रूप में तैनात किया जाता है और वे उच्च न्यायालय से प्रतिनियुक्त होते हैं। विशेष पुलिस स्थापना SPE। SPE का गठन कुछ ऐसे अपराधों की जांच के लिए किया जाता है जो लोक प्रशासन को प्रभावित करते हैं और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, जो एक केंद्रीय अधिनियम है और इसका नेतृत्व महानिदेशक करते हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक या अतिरिक्त निदेशक के पद पर होता है। पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक और अन्य रैंक के कार्मिक उसकी मदद करते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश SPE द्वारा जांच की निगरानी का अधिकार लोकायुक्त के पास होता है। तकनीकी प्रकोष्ठ। तकनीकी प्रकोष्ठ तकनीकी प्रकृति की जांच से संबंधित है और इसका नेतृत्व मुख्य अभियंता करता है, जिसके अधीन कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और तकनीकी सहायक होते हैं। जिला सतर्कता समितियां। उत्तर प्रदेश में 7 संभागीय समितियां हैं जो लोकायुक्त या उप लोकायुक्त द्वारा उल्लिखित शिकायतों की जांच करती हैं और संबंधित प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त लोक सेवकों के व्यवहार और निर्णयों की जांच करने वाले स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय हैं। इन प्राधिकरणों को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान स्तर पर रखा जाता है और वे विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं। राज्यपाल उन्हें नियुक्त करता है और नियुक्तियां करते समय राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श लेता है। योग्यता और कार्यकाल। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और ओडिशा में लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यता अनिवार्य है। हालांकि बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में कोई औपचारिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो निर्धारित है और लोकायुक्त पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है। क्षेत्राधिकार। लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के मामले में और अधिक निरंतरता की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार में नहीं। अधिकांश राज्यों में मंत्री और उच्च सरकारी अधिकारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं और महाराष्ट्र में पूर्व मंत्रियों और सिविल अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।
लोकायुक्त राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट विधायिका में प्रस्तुत की जाती है और अनुमानित रूप से इसकी सिफारिशें सदन द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं। लोकायुक्त की शक्तियाँ।